अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 20 क्वेश्चंस पे। कुछ हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक तो हमारा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा क्या हमने सही से पढ़ा और हमें कितना याद है, कितने पानी में हैं हम बेसिकली। ठीक है। और दूसरा ये हमें आइडिया आ जाएगा कि एक तो हमारे कौन से बिल्डिंग के क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। तो हमें वो आइडिया होगा कि आपका एग्जामिनर आपसे सवाल किस तरह से पूछेगा। अभी तो चूंकि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, 30 मार्क्स बेसिकली एमसीक्यूज, और वो अगर मैं कहूँ कि वो जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी कोई सिनेरियो बेस नहीं है, वो नॉलेज टेस्टिंग है प्लस आपकी कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग है। ठीक है। तो एमसीक्यूज वाला पोर्शन आपके उसमें आपका नॉलेज भी टेस्ट हो सकता है और आपकी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें कितना उस चीज में है वो भी टेस्ट हो सकता है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं, अब हम कुछ पांच पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन कौन से बिल्डिंग के लिए देखते हैं। क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ये फाइल आई गेस आप तक पहुंच गई है, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, वो आप देख सकते हैं। हम इसमें से हमने जब ये क्वेश्चन 1 ये कर लिया था, जब हम वो देख रहे थे नेम्स के बारे में, प्रोहिबिटेड नेम्स और नेम्स रिक्वायर दैट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक सवाल पढ़ूं, क्वेश्चन 25, आप Garments Limited BGL has recently been incorporated in Pakistan. ओके, आपने उसकी पहले तो इंफॉर्मेशन जो दी है उसको समझना है, उसका आंसर आपने बाद में सोचना है। पहले आप उसकी दी हुई सिचुएशन समझिए, वो आपको क्या चीज बताना चाह रहा है, सवाल में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और आपने इससे क्या क्या अंदाजे लगाने हैं, वो हम देखते हैं। अभी तो उसने बताया कि जी ये कंपनी है अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है। However, prior to obtaining the certificate of commencement of business, जब ये उसने लिखा ना बात सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मुझे पता चल गया ये चैप्टर 20 की बात कर रहा है। आगे अभी तो चूंकि आपको पता है, लेकिन पेपर में चूंकि आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से आया, तो आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। BGL has entered into an agreement with Taki Engineering Limited TEL, ठीक है, for the supply and installation of machinery at its factory। अभी उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला। ये बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। कैसे पता चला? क्योंकि प्राइवेट नहीं लिखा, जो प्राइवेट नहीं है वो डेफिनेटली एक पब्लिक होगी। बिलाल गारंटी गारमेंट्स लिमिटेड भी नहीं लिखा, इट्स मीन ये गारंटी लिमिटेड भी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो इट्स मीन इट विल बी अ पब्लिक कंपनी। और आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं होती। बाकी हर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला अभी, लेकिन इसने एक एग्रीमेंट कर लिया है, ये टीईएल एक कंपनी है उसके साथ, कि वो उन्हें सप्लाई करेंगे और मशीनरी इंस्टॉल करके देंगे उनकी फैक्ट्री पे। अच्छा, BGL हैज ऑल्सो साइन एन एग्रीमेंट विद द कमर्शियल बैंक, उसने एक और एग्रीमेंट कर लिया है बैंक के साथ, for a short-term finance facility for payment of advance to TEL। अच्छा, अब उसे पैसे भी चाहिए। मैंने कहा जी हमने एडवांस जो देना है TEL को, उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए। अब बैंक से भी एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि अब बैंक उन्हें पैसे देगा, ये एडवांस देंगे TEL को। दो एग्रीमेंट कर लिए। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द, यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट शुरू होती है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कमेंट ऑन द लीगैलिटी and the implications of entering into the above agreement। लीगैलिटी का मतलब ये है कि क्या ये काम ऊपर लीगल हुआ है, ठीक हुआ है, और अगर वो ठीक हुआ है तो बताइए उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी एंटरिंग इनटू द अबव एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट में एंटर तो हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अभी नहीं मिला। आपको सबसे पहले चीज आपने उसको बुक से रिलेट करना है कि आपने इस बारे में कोई चीज बुक से पढ़ी है, क्योंकि आपने लॉ में खुद से कुछ भी नहीं लिखना। सबसे पहले लॉ के साथ आपने रेफर करना है, बाद में अपनी ओपिनियन दीजिएगा। पहले बताइए कि लॉ क्या कहता है इस पे।
तो लॉ के बारे में आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। हम आते हैं अपने स्टडी टेक्स्ट पे। ये लिखा था एक लाइन, 3-4 लाइनें थी कि जी एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ कंपनी बिफोर द डेट एट विच इट इज इंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस शैल बी प्रोविजनल ओनली। तो लीगैलिटी अगर हम बात करें तो वो सिर्फ प्रोविजनल है, अभी लीगल नहीं हुए, डाउटफुल है, अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, बाइंडिंग ही नहीं है कंपनी पे, एंड शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी until that date and on that date it shall become binding। और that date किसकी बात हो रही है? जिस दिन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम इसके आंसर पे आते हैं। आंसर पे आते हैं। आंसर है जी बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड। तो आपने अच्छा रिक्वायरमेंट में दो चीजें हाईलाइट कीजिए। पहले तो आपने दो चीजें बतानी है उन्हें, एग्जामिनर को, लीगैलिटी और इम्प्लीकेशन। दोनों चीजें आपने अलग अलग बतानी है। अगर आप एक भी बात मिस करेंगे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो रिक्वायरमेंट पे खास फोकस करना है कि मांगा क्या है, और दूसरा उसने कमेंट कहा है। इट्स मीन कि आपने लॉ के रेफरेंस से इस पे अपनी ओपिनियन बतानी है। लॉ का रेफरेंस देके कहें कि क्या ये बात ठीक है कि नहीं ठीक। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था। एंड एज पर एक्ट, companies other than private company and guarantee limited not having shareholder are required to commence the business only after they obtain certificate of commencement of business from the registrar। में ये लिख के आते हैं कि बिलाल गारमेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत है। उन्होंने जी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनल है। अभी भी आपने अधूरी बात लिखी है। आपने ये भी साथ बताना है कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्यों चाहिए। उसने आप कि ये पब्लिक कंपनी है, इस वजह से इसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो वो प्रोविजनल होंगे, वो किसी भी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। तो इस तरह पूरी बात करनी है आपने। आर रिक्वायर्ड टू कमेंस, ठीक है, एनी, ठीक है जी। अब हम एक आईकेप का क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। कुछ नॉलेज बेस्ड होंगे, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रोविजन कंटेन इन द कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये आपको पता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आपके बॉक्स में अगर आपको याद हो तो हमने बॉक्स में डेफिनेशन पढ़ी थी स्पेशल रेजोल्यूशन की, वो आपने यहाँ एज इट इज लिखनी है, लेकिन पॉइंट्स में लिखनी है। आपने कहाँ देखी थी ये स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन? ये देखी थी जी, ठीक है जी। तो ये आप, ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस, ये भी सेम क्वेश्चन है, स्टेटस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। अगर आप ऐसे अब सारे क्वेश्चन कीजिए, आप खुद से करेंगे तो ये हो जाएंगे, और आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, उसको कंपेयर करें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। हम एक लाइव सेशन भी इंशाल्लाह करेंगे, उसमें भी आप एक अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लें क्वेश्चंस की, तो हम उसमें उसको कैटर कर लेंगे। हम अभी सवाल करते हैं ये वाला, क्वेश्चन 30 का बी पार्ट कर रहे हैं हम। सागा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिए कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो बगैर किसी मकसद के नहीं दी। Saga Limited, a listed company, has two classes of ordinary shares। ऑर्डिनरी शेयर्स ये उन्हीं को कहते हैं जिसके ऊपर जो हमने शेयर्स अभी तक पढ़े हैं, शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। दूसरी जो भी कैटेगरीज हैं शेयर की, वो हम जाके चैप्टर 21 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, उसमें देखेंगे। उसने कहा जी दो तरह के शेयर्स हैं, क्लास ए और क्लास बी। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं
उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि फॉरेन जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आके इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, इनके शेयर्स परचेज करें। तो डायरेक्टर्स ने एक क्या किया, डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। वो सोच रहे हैं कि हम एक नई ऑर्डिनरी शेयर्स क्लास सी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें या ऐसी स्पेशलिटी रखेंगे उन शेयर्स में कि फॉरेन इन्वेस्टर चाहेंगे कि आके खरीदें। जैसे इस पे हम ये कह देते हैं कि हम कैटेगरी सी जो है वो ऐसे शेयर्स होंगे जिसके ऊपर डिविडेंड ज्यादा होगा बाकी शेयर्स की निस्बत, या इसके ऊपर 3 रुपए मतलब डिविडेंड होगा, बाकी पे 2 रुपए होगा, या कुछ इस तरह से होगा कि अगर इस यहाँ एक शेयर होगा तो 2 वोटिंग राइट्स कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह की चीज ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। अच्छा, विद नो वोटिंग राइट्स। अच्छा जी, मैंने जरा ऑपोजिट बात कर दी। इस पे है जी विद नो वोटिंग राइट्स, इसके ऊपर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। करंटली एसएल का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करंटली अगर देखें तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये कैटेगरी सी की कोई बात नहीं लिखी। इसका यही मतलब है कि जब मेमोरेंडम और आर्टिकल शुरू में कंपनी रजिस्टर कराते हुए बनाए थे, उस वक्त सिर्फ 2 ही कैटेगरीज थी, ए और बी। अब ये एक तीसरी कैटेगरी इशू करना चाह रहे हैं शेयर कैपिटल की, शेयर्स की। लेकिन लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में भी उसके बारे में लिखा जाए। मेमोरेंडम में तो शेयर कैपिटल की लिमिट आ रही होती है, लेकिन आर्टिकल्स में जब हम देखेंगे, आपने देखा था कि उसमें डिफरेंट आपने काइंड्स, कैटेगरीज, क्लासेस सारे कुछ बताना होता है आर्टिकल्स में, जबकि आर्टिकल्स में तो ये है ही नहीं। अब आपके दिमाग यहाँ पे थोड़ा खटकना चाहिए कि अगर एक चीज नहीं है तो इट्स मीन आपको शेयर्स भी इशू करने हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा है, ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। अब अगर करना पड़ जाए तो इसका तरीका क्या और क्या है, ये आपके दिमाग में फौरन आ जानी चीज चाहिए। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अभी हमने रिक्वायरमेंट नहीं देखी, हम उससे पहले अभी अंदाजे लगा रहे हैं कि क्या करना है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 briefly describe the steps। अब ये briefly describe is your action। क्या करना है? briefly describe करना है the steps which the directors should take prior to issuance of class C shares। ब्रैकेट में उसने लिखा कि प्रोसीजर फॉर issuance of shares is not required। शेयर्स इशू कैसे होंगे इसका कोई प्रोसीजर नहीं मांगा, बस स्टेप्स बता दें कि डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा। पहली चीज तो आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे। अब जब वो चेंज करने हैं तो फिर उसके स्टेप्स क्या होंगे? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, ठीक है। आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जब आपको याद हो हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ी थी, स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ये ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफेक्टिव तब तक नहीं होगी जब तक फर्दर जो 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, उनके अगर सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज जिनके अफेक्ट हुए हैं, अगर वो 3/4 ऑफ द मेंबर्स जब तक एग्री नहीं होंगे उस रेजोल्यूशन से, उस डिसीजन से, तब तक ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो ये आपसे बेसिकली ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स पूछी गई है। अब हम इसके आंसर पे आते हैं कि आंसर किस तरह से है। ये आपका पार्ट ए, हम पार्ट सी कर रहे थे। पार्ट बी, issuance of class C shares। SL can issue new class C shares only if it is permitted by memorandum and articles of association। अगर उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में होगी ये बात तभी वो इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर ये बात नहीं है तो ठीक है, वो उसे चेंज करें। चूंकि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम लैक एनी सच क्लासिफिकेशन, तो डायरेक्टर्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ एसएल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट वेयर सच ऑल्ट्रेशन, ये बाकी वही बात, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में हम आ जाते हैं ऑल्ट्रेशन पे।
ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये बाकी उसने बात ये लिख दी है। Such alteration affects the substantive rights or liabilities of the member or the class of the member. It shall be carried out only if it is a majority of at least 3/4 of the members or class. यहाँ तक भी उसने सारी बात लिख दी। A copy of the altered copy of articles of association shall be filed by the company. और जब भी कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, बनाना है, तो उसे रजिस्ट्रार के पास तो जरूर फाइल करना है। तो जाहिर सी बात है, उसने यहाँ पे भी 30 दिन का टाइम दिया। फिर हम इसको सोल्यूशन से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। ये बाकी सारी वही बात। तो ये आपके हैं जी सोल्यूशन। इस तरह से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो मैंने करवाया ये वाला। बाकी आप देखेंगे कि चीजें आपको समझ आ जाएंगी। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और उसको कंपैरिजन कीजिए। अभी जैसे ये स्प्रिंग 2020 है, इसका सोल्यूशन गालिबन अभी नहीं आया। क्वेश्चन 26 मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट आईकेप का आंसर डाला है ताकि आपको आइडिया हो कि चीजें किस तरह से आपने पॉइंट्स में लिखनी है। यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी। आपको ये भी आइडिया होगा कि आपने किस तरह बुलेट्स बनाने हैं, कहाँ से शुरू करना है। इसलिए आईकेप का एज इट इज सजेस्टेड आंसर यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, आप स्प्रिंग 20 अभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन 26 है इसको अभी छोड़ सकते हैं, रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाए तो आप इसको पढ़ के हम इसका आंसर कंपेयर करके कर लेंगे। हम कर तो अभी भी सकते हैं लेकिन हम फिर उसे कंपेयर नहीं कर सकते आंसर के साथ। तो बाकी आप क्वेश्चन कीजिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट हम अपना चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे। दैट इज आ जाए जी, हमारा शेयर कैपिटल का है। इतना लंबा चैप्टर नहीं है। शेयर कैपिटल में भी हम देखेंगे कि कुछ चीजें रिमूव कर दी हैं आपके आई कैप ने, तो चैप्टर उसकी वजह से थोड़ा रिलेटिवली इजी हो गया है। कह लें कि ये आपकी चीजें जो है वो रिमूव कर दी गई हैं। परचेजिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शंस आपके रिमूव हो गए हैं, ये वाले। बाकी हम इसे देखेंगे, इतना सा चैप्टर है, हम इसे जल्दी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज।